हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसी की गलती ही ना हो और सजा दी जाए, बुरा तो लगता ही है यारो। ऐसा ही हुआ कुछ लोगों के साथ जिन्हें बिना किसी गलती की सजा दी गई और बाद में ये साबित हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैरी डॉडसन नाम के एक शख्स की, जिसे बलात्कार और अगवा करने के लिए 25 से 50 साल की सजा दी गई थी, पर उसे एक मुख्य गवाह की वजह से 12 साल जेल में सजा काटने के बाद बेगुनाह पाया गया। जेल का दरवाजा चरमराकर खुला और गैरी डॉडसन बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या मैंने बिना कुछ गलत किए इस भयानक जगह पर इतने साल बिताए? उसने सचमुच ऐसा नहीं सोचा था। आइए देखते हैं क्या थी ये कहानी और कैसे एक बेगुनाह को गलत आरोप, प्रत्यक्षदर्शी की गलत पहचान, फॉरेंसिक तज्ञों की त्रुटिपूर्ण गवाही, पुलिस और सरकारी पक्ष का कदाचार और झूठी गवाही की वजह से दोषी पाया गया, और कैसे गैरी मुख्य गवाह की वजह से बेगुनाह साबित हुआ। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या था वो मुख्य गवाह? बात यह थी कि गैरी डॉडसन को रेप के जुर्म में सजा सुनाई गई थी, लेकिन सौभाग्य से 12 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया और बरी भी कर दिया गया। यह चमत्कार एक मुख्य गवाह द्वारा किया गया था। गैरी ने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ते हुए अपना सिर झुकाया। जेल से रिहा होने के बाद गैरी घर आ गया। वहां सभी ने उसका स्वागत किया। घर को देखते ही अचानक गैरी की आंखों के सामने 12 साल पहले घटी घटनाओं की फिल्म घूमने लगी। 1977 में गैरी अपनी मां और बहन के साथ अमेरिका के कंट्री क्लब हिल्स में रहता था। 15 जुलाई 1977 की सुबह पुलिस उसके घर आई और उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ और पहचान परेड के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गई। गैरी इस अचानक हुए वाकये से हतप्रभ रह गया। जब वो पुलिस स्टेशन गया तो उसे पता चला कि कैथलीन क्रॉवेल नाम की लड़की पर रेप करने का केस उस पर दर्ज हुआ है। 9 जुलाई 1977 की रात को 16 वर्षीय कैथलीन क्रॉवेल शिकागो के उपनगर होमवुड में एक शॉपिंग मॉल से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे खड़ी थी। वहां वो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो थोड़ी घबराई हुई थी और उसके कपड़े थोड़े मैले थे। एक पुलिस गश्ती अधिकारी की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे डरने का कारण पूछा। उसने रोते हुए पुलिस को बताया कि वह काम से लौट रही थी, तभी एक कार मॉल की पार्किंग के पास आकर रुकी। उसमें बैठे युवक ने उसे पकड़ लिया और कार की पिछली सीट पर फेंक दिया। उसने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ बलात्कार भी किया। क्रॉवेल ने फिर से कहा कि उसने बहुत विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके सामने असहाय थी। उसकी शिकायत सुनने के बाद पुलिस अधिकारी उसे जांच के लिए अस्पताल ले गए। चिकित्सक डॉक्टर एंड्रयू लेबेडोर ने क्रॉवेल की चिकित्सीय जांच की। डॉक्टर को उसके पेट पर कुछ ऊपरी घाव दिखे जो सतही खरोंचों की एक श्रृंखला जैसे दिख रहे थे। डॉक्टर ने उन घाव का एक चित्र भी बनाया। डॉक्टर को क्रॉवेल के जननांग क्षेत्र में खरोंच के निशान भी मिले। डॉक्टर ने क्रॉवेल की निकर, जो वीर्य जैसे पदार्थ से सनी हुई थी, सबूत के तौर पर सुरक्षित रख दिया। डॉक्टर ने साथ ही योनि के स्वैब को भी सबूत के तौर पर सुरक्षित रख दिया। क्रॉवेल के निकर पर कुछ बाल चिपके हुए थे। डॉक्टर ने उसके निकर पर पाए गए बाल भी सबूत के तौर पर सुरक्षित रख दिए। डॉक्टर ने क्रॉवेल के जननांग पे कंघी करके कुछ बाल प्राप्त किए और वे भी सबूत के तौर पर सुरक्षित रखे। डॉक्टर ने मेडिकल जांच के दौरान प्राप्त नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक वैज्ञानिक के पास भेजा। उसके बाद पुलिस ने एक स्केच कलाकार को बुलाया और क्रॉवेल से अपने हमलावर का वर्णन करने को कहा। उसके वर्णन के अनुसार चित्रकार ने कंधे तक लंबे बालों वाले एक सफेद आदमी को चित्रित किया, लेकिन चेहरे पर कोई बाल, मूछ या दाढ़ी नहीं थी। स्केच के मुताबिक पुलिस ने क्रॉवेल को कुछ तस्वीरें दिखाई। उसने एक तस्वीर की पहचान की और कहा कि यह वही शख्स है
जिसने उसके साथ बलात्कार किया था, और वह तस्वीर गैरी डॉटसन की थी। इसलिए पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद गैरी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस ने जब गैरी को गिरफ्तार किया तब उसकी मूछें अच्छी तरह से विकसित थी। पहचान परेड में क्रॉवेल ने गैरी को पहचाना और पुलिस को कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ बलात्कार किया था। इन सब के चलते पुलिस ने गैरी पर क्रॉवेल का रेप करने का मुकदमा दायर किया। आइए देखें कोर्ट में क्या हुआ। डॉक्टर ने मेडिकल जांच के दौरान जो नमूने प्राप्त किए थे उसकी फॉरेंसिक जांच फॉरेंसिक वैज्ञानिक टिमोथी डिक्सन ने की। आइए देखते हैं टिमोथी डिक्सन ने कोर्ट में क्या कहा। फॉरेंसिक वैज्ञानिक टिमोथी डिक्सन ने अदालत में गवाही दी कि क्रॉवेल के निकर पर पाया गया वीर्य ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति से आया था। गैरी डॉटसन का भी ब्लड ग्रुप बी ही है। बी रक्त समूह एक ऐसा प्रकार है जो केवल 11% कॉकेशियन लोगों द्वारा साझा किया जाता है। उन्होंने और कहा, क्रॉवेल के निकर पे जो बाल मिले हैं वो गैरी के बालों के समान थे, लेकिन वो बाल स्वयं क्रॉवेल के बालों के समान नहीं थे। गैरी गुनहगार नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए गैरी के वकील ने अदालत में कुछ तर्क दिए। वो इस प्रकार थे। नंबर 1, फॉरेंसिक वैज्ञानिक टिमोथी डिक्सन का यह कथन कि क्रॉवेल के अंडरवियर से निकाले गए बाल गैरी के बालों के समान थे, ये अनुचित है, क्योंकि मानव बालों में विभिन्न वर्ग विशेषताओं की आवृत्ति पर पर्याप्त अनुभवजन्य डेटा नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो बालों का सिर्फ तुलनात्मक परीक्षण करके कोई भी तज्ञ यह बता नहीं सकते कि वो बाल किसके हैं। नंबर 2, ब्लड ग्रुप से किसी व्यक्ति की अधिक विशिष्टता के साथ पहचान नहीं की जा सकती है, यानी ब्लड ग्रुप से किसी भी व्यक्ति की पहचान करना असंभव है। नंबर 3, क्रॉवेल द्वारा संदिग्ध के बारे में बताए गए विवरण के अनुसार संदिग्ध के चेहरे पर कोई बाल, मूछें या दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने 5 दिनों के बाद गैरी को हिरासत में लिया तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से बढ़ी हुई मूछें थी, जिनका 5 दिनों में इतना बढ़ना असंभव है। इसलिए वो संदिग्ध व्यक्ति गैरी नहीं हो सकते, ऐसा तर्क गैरी के लॉयर ने दिया। क्रॉवेल ने रेप की जो जगह बताई थी उस जगह पर गैरी नहीं था। वो तो उस रात को उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। गैरी के दोस्तों ने भी कोर्ट में गवाही दी कि गैरी उस रात को उनके साथ ही था, तो फिर वो रेप कैसे कर सकता है, ऐसा तर्क गैरी के लॉयर ने दिया। गैरी के वकील ने अदालत में ये जो दलीलें दी थी उन सभी दलीलों को कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सर्किट कोर्ट जूरी ने गैरी डॉटसन को बलात्कार और गंभीर अपहरण का दोषी पाया। उन्होंने अपने इस निर्णय के लिए जो आधार दिए थे वे इस प्रकार थे। नंबर 1, क्रॉवेल के कपड़ों पर मिले वीर्य का ब्लड ग्रुप गैरी के ब्लड ग्रुप से मेल खाता था। क्रॉवेल के निकर से निकाले गए बाल गैरी के समान थे। नंबर 3, क्रॉवेल की गवाही। और नंबर 4, पहचान परेड के दौरान क्रॉवेल द्वारा गैरी की पहचान। इन सभी मुद्दों का आधार लेके कोर्ट ने गैरी डॉटसन को बलात्कार का दोषी पाया। 12 जुलाई 1979 को न्यायाधीश रिचर्ड सैमुअल्स ने डॉटसन को 25 से 50 साल जेल की सजा सुनाई। गैरी न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन 25 मार्च 1985 को कुछ ऐसा हुआ कि न केवल मामला फिर से खुल गया बल्कि गैरी को मुक्त कराने के लिए जनता का समर्थन भी मिलने लगा। इसके चलते लगभग 12 साल बाद 14 अगस्त 1989 को गैरी को बरी कर दिया गया। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं कि 25 मार्च 1985 को ऐसा क्या हुआ और ऐसे कौन से सबूत सामने आए जिसके चलते गैरी को 1989 में बेगुनाह करार दिया गया। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।